सिलेक्शन होती है एक चीज को बार बार पढ़ने से, बहुत सारा खिलारा पाने से सिलेक्शन नहीं होती। मैंने ये मेक श्योर किया कि मैं डेली बेसिस पे फार्मा और माइक्रो और कम्युनिटी मेडिसिन को रिवाइज करूं, और वो चीज ना गेम चेंजर था मेरे लिए। रिवीजन रिवीजन और रिवीजन। मुझे लगता है एक तुम मिस्ड के नोट्स पढ़ के एक डिसेंट स्कोर तो एम्स में भी ला सकती है। जो इस बार का पेपर था ना, वो ना irrelevant एग्जाम था। Hello everyone, I am Dr. Purva Sood and I have graduated from BN Karazin Kharkiv National University, which is in Ukraine. I managed to score 211 out of 300 in my first attempt in FMGE. बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं कि कैसे किया, फर्स्ट अटेम्प्ट में इतने नंबर कैसे आए, क्या स्ट्रैटेजी रही है मेरी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। माय फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर द FMGE एग्जाम एंड व्हाट टिप्स डू यू हैव फॉर फ्यूचर टेस्ट टेकर्स? देखो, थर्ड ईयर में, क्योंकि मैं आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूक्रेन, हमारा क्रोक एग्जाम होता है, तो उसके लिए यू हैव टू स्टडी, ठीक है। उसके अगर आप वो पास नहीं करोगे तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी। तो थर्ड ईयर से ही ना मैंने मैरो ले लिया था, ठीक है। बट गलती ये रही, रिवाइज नहीं करती थी मैं, ठीक है। तो ये फिफ्थ ईयर तक चला, बट मैंने ना रियलाइज किया कि मैरो इज वेरी वास्ट, ठीक है, और टाइम भी कम रह गया था FMGE के लिए, ठीक है। तो मैंने अपना सोर्स स्विच कर लिया फ्रॉम मैरो टू मिस्ट, ठीक है, और मैरो को रखा क्यू बैंक्स के लिए, लाइक क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए, GTs के लिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए रखा। तो टिप यही है कि अगर आप जूनियर्स हो, अभी थर्ड या फोर्थ ईयर में हो, तो भाई सीरियस हो जाओ, ठीक है, पढ़ लो। पैटर्न चेंज हो गया, ठीक है। FMGE, नीट, PG, एम्स, श्वेता बाय गॉड कह रही हूँ, 7 क्वेश्चन तो एम्स के रिपीट होके आए हैं हमारे पेपर में, ठीक है। तो इन सबका लेवल सेम हो चुका है, ठीक है। ऐसा नहीं है, अब वो वाला जमाना गया कि जब हम FMG सॉल्यूशंस को, एक बुक आती है कुंजी टाइप नहीं होती, FMG सॉल्यूशंस हमारी बुक है, ठीक है, मतलब इतनी 1800 पेजेस की बुक होती है वो, उसको कर लो और पास हो जाते थे। अब वो जमाना गया, यू हैव टू वर्क ऑन योर बेसिक्स, ठीक है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा तभी पास हो गए, ठीक है। और अब MCI भी नहीं है, मतलब वो काउंसिल डिसॉल्व हो गया, अब NMC आ गया है, बहुत सारी चीजें हैं जो टफ हो गई हैं, ठीक है। मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं बस ये बोल रही हूँ, अगर आप जूनियर्स हो तो अभी से पढ़ना शुरू कर दो, लाइक दिन के 4 घंटे तो पढ़ना ही आपको, ठीक है, सेल्फ स्टडी। और अगर आप इस साल ही एग्जाम देने वाले हो, ठीक है, और आपको समझ नहीं आ रहा है तो कहाँ जाए क्या ना करें, तो मैं तो यही बोलूँगी कि आँख बंद करके मिस्ट ज्वाइन कर लो। मतलब आई ओ माई सक्सेस टू मिस्ट, उन्हीं के कारण मेरे इतने मार्क्स आए हैं और उन्हीं के कारण मैं पास हुई हूँ। What opportunities did studying MBBS in Ukraine offer you in terms of clinical exposure and practical experience? Talking about clinical exposure, I would say I gained nothing there, ठीक है। I'm being very honest, ठीक है। तो मैं उस पर तो बात ही नहीं करना चाहती, ठीक है। 5% 10% जो भी है, थोड़ा बहुत जो भी देखा वो है, ठीक है। थ्योरी स्ट्रॉन्ग हो गई मेरी, ठीक है, क्योंकि मेरे पास वहाँ पे बहुत टाइम था पढ़ने के लिए, बुक्स रीड करने के लिए। जो क्लिनिकल जो एक्सपोजर जो नहीं मिला, उसको अब मैं यहाँ पे आके पूरा कर लूँगी इंटर्नशिप में। तो आपको इंटर्नशिप के बारे में आप कुछ बता सकते हो? FMGE एग्जाम क्लियर करने के बाद क्या होता है उसमें? हाँ, तो बेसिकली जब जैसे यहाँ पे आई थिंक 4.5 years की MBBS होती है ना, ठीक है, बिल्कुल वही प्रोसेस है, बट ऐसा है कि उनको आई थिंक डिग्री इंटर्नशिप के बाद मिलती है ना यहाँ पे। बस हम एक IMG से एक FMG डिफरेंट ही ऐसा है कि हमारे पास हमारी डिग्री है पहले से ही, ठीक है, हमारी लाइक अब्रॉड यूनिवर्सिटी से, ठीक है, बट हम डिग्री के बाद 1 साल इंटर्नशिप करते हैं, एडिशनल इंटर्नशिप, टू गेट इनटू दैट सेम लेवल। मतलब क्लिनिकली वो नॉलेज एक्वायर करने के लिए हमको 1 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ती है। तो उसमें आप यहाँ पे इंडिया में अप्लाई करने का प्रोसेस क्या होगा? हाँ, जैसे हमारी नीट, PG, UG की काउंसलिंग होती है, अभी जैसे रिजल्ट आया है, इसके लाइक आफ्टर 7 to 10 days NBE एक पोर्टल ओपन करेगा, यू हैव टू अप्लाई देयर, यू हैव टू गेट एन अपॉइंटमेंट। उसके बाद दिल्ली जाकर आपको आपका पास सर्टिफिकेट लेना है FMGE का। उसके बाद वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स जो भी होते हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स साथ लेके जाओ, सर्टिफिकेट लो। उसके बाद आपकी काउंसिल्स जो है, जैसे हमारी चंडीगढ़ पंजाब की लिए, पंजाब जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, स्टेट मेडिकल काउंसिल, तो वो पोर्टल ओपन करते हैं, फिर मेरिट पे लिस्ट बनती है, फिर आपको अलॉट होते हैं कॉलेजेस। बिल्कुल जैसे UG PG का हिसाब होता है वैसा ही होता है, मेरिट के हिसाब से सीट मिलती है अब। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मिलती है? हाँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। प्राइवेट का कोई सीन नहीं?
और अब ये एक नया रूल आ गया है, जैसे कि अपना GMCH 16 है, वहाँ पे MBBS नहीं होती, तो जिस हॉस्पिटल्स में MBBS होती है ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, आप वहीं पे इंटर्नशिप कर सकते हो। तो एक न्यू रूल तो है। आपकी इंटर्नशिप उन्हीं स्टूडेंट्स के साथ होगी जो वहाँ पे ऑलरेडी कर रहे हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे उनके साथ होता है, बिल्कुल इक्वल। और सैलरी भी मिलती है उसमें? सैलरी तो नहीं, स्टाइपेंड जो हाँ, भी है stipend। यार, बोलते तो है, रूल तो है, मिलनी तो चाहिए, बट मैंने सुना है नहीं मिलती। ठीक है, कुछ कुछ स्टेट्स में देते हैं, वो डिपेंड करता है। जैसे आज ही मेरी फ्रेंड है उड़ीसा से, और वो मुझे बता रही है वहाँ पे 42,000 स्टाइपेंड मिलता है। ठीक है, तो मैं हंस रही थी यार, मैं उड़ीसा ही आ जाती हूँ, यहाँ तो कुछ नहीं मिलता, यहाँ से हमसे लेते हैं, मतलब काउंसलिंग फीस होती है जो जैसे पंजाब के आई थिंक 20,000 है, हरियाणा की 1.5 लाख है, तो स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है। जैसे राजस्थान में आई वर्ड स्टाइपेंड नहीं मिलता, आई एम नॉट अवेयर, बट डिपेंड करता है ऑन योर स्टेट। पंजाब में तो नहीं मिलता। So next question is that now that you have cleared the FMGE exam, how do you plan to apply your medical knowledge and skills in India? स्किल्स तो डेवलप करने हैं, क्लिनिकल स्किल्स तो ठीक है, और जो थ्योरी से नॉलेज बना ली है, अब 10-20 दिन बहुत एंजॉय कर लिया एग्जाम के बाद, अब आई स्टार्ट विद माय मतलब पढ़ाई अगेन, थ्योरी पढ़ना स्टार्ट करूंगी, आगे के पेपर्स का सोचूंगी, MO या PG जो भी है, ठीक है, पढ़ूंगी, वही पढ़ना है, वही सेम पढ़ना है, वही 19 सब्जेक्ट चलेंगे थ्रू आउट, है ना, मतलब until you get your MD सीट, तो बस वही पढ़ती रहूंगी। I think आपने जो भी अभी पढ़ा है उसका तो एज आपको मिलेगा बाकी हाँ students से। हाँ, वो तो है, अगर आपने सीरियसली पढ़ लिया। एक एज मुझे मिला यूक्रेन जाके, क्योंकि वहाँ पे हम लाइसेंस अपने जो एग्जाम होता है, लाइसेंस एग्जाम होता है वहाँ के लिए पढ़ लिए, क्योंकि वहाँ पे भी वही 19 सब्जेक्ट्स है जो यहाँ पे FMG के लिए थे। एक एज वहाँ पे मिल गया, ठीक है, एक एज मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मतलब हार्डवर्क कर लिया, ठीक है, और पढ़ लिया, ठीक है, एक एज ये हो गया। अब इसको मुझे मेंटेन करके चलना है, मतलब पढ़ लूंगी तो निकल जाएगा नेक्स्ट एग्जाम में। और FMG को क्लियर करने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं जिस पे फोकस करना चाहिए? हाँ, तो यार मेरे अकॉर्डिंग तो पूरे 19 सब्जेक्ट्स पे होल्ड होनी चाहिए, बट मुझे लगता है अगर मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट का नाम लूँ ना, वो है कम्युनिटी मेडिसिन, क्योंकि NB एग्जाम बनाती आई थी, उनको पता है FMGs का ये बिगेस्ट नाइटमेयर है कम्युनिटी मेडिसिन। तो नियर अबाउट 40 to 45 क्वेश्चंस थे इस साल, जो जनवरी हमारा एग्जाम हुआ है, 40 to 45 क्वेश्चंस थे कम्युनिटी मेडिसिन के। तो वो कम्युनिटी मेडिसिन इंडिया के अकॉर्डिंग है कि यूक्रेन? नहीं, इंडिया। जो सारा जो एग्जाम है वो हमारी नॉलेज चेक करने के लिए होता है, बेसिकली जो FMG है हमारी नॉलेज चेक करने के लिए होता है कि हम इक्विवेलेंट है आप IMGs के कि नहीं, इस चीज का एग्जाम होता है। तो हाँ, तो ये अपनी काबिलियत प्रूफ करनी है, एग्जिस्टेंस का एग्जाम है हमारी, कि हाँ भाई, अब वो FMG एक स्टिग्मा बना रखा है लोगों ने कि बाहर से पढ़ के आई है ना, तो इसको कुछ आता भी है कि नहीं। हमने ये प्रूफ कर दिया, थ्योरी हमें आती है, अब काम ये सिखाएंगे हमें इंटर्नशिप में, बस बन गए हम भी डॉक्टर्स। तो ये MCQ बेस्ड एग्जाम है? हाँ, MCQ बेस्ड एग्जाम है, 300 क्वेश्चंस होते हैं, और ये प्री लंच पोस्ट लंच सेशन होता है, ठीक है, और ये 5 घंटे का एग्जाम होता है। और ये मुझे पता चला जब मैंने फर्स्ट GT दिया था, मुझे पता ही नहीं था कि 5 घंटे का पेपर होता है, 2.5 घंटे और बीच में लंच ब्रेक मिलती है। तो उसमें आता क्या है, मतलब 2.5 घंटे में डिवाइड कैसे किया हुआ है? प्री क्लिनिकल, बट इस साल ऐसा कुछ भी नहीं था, सब कुछ शफल्ड होके आया था। मेरी स्टार्टिंग का क्वेश्चन फार्मा था, और मेरा 300 जो क्वेश्चन था पार्ट 2 में वो भी फार्मा था, तो ऐसा कुछ नहीं रह गया कि क्लिनिकल पहले है नॉन क्लिनिकल बाद में, ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी आ जाता है। और कम्युनिटी मेडिसिन पार्ट 1 में भी थी, कम्युनिटी मेडिसिन पार्ट 2 में भी थी। तो भाई जिन्होंने जो मेरी बात सुन रहे हैं और जिन्होंने अभी तक कम्युनिटी मेडिसिन स्टार्ट नहीं किया है, तो ये तुम्हारा एक सिग्नल है जो भगवान तुम्हें देना चाहते हैं कि भाई कम्युनिटी मेडिसिन पढ़ लो, गलती से भी छोड़ मत देना, और बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है। ट्रस्ट वन सोर्स, जो भी सोर्स है, चाहे वो प्रेप लेडर है, चाहे वो मैरो है, चाहे वो मिस्ट है, ठीक है, ट्रस्ट वन सोर्स, और बार बारी अपनी वर्कबुक्स, अपने नोट्स को रिवाइज करो। देखो, सिलेक्शन सीधी सी बात है, मैं एक बात बताऊं, सिलेक्शन होती है एक चीज को बार बार पढ़ने से, बहुत सारा खिलारा पाने से सिलेक्शन नहीं होती। मैं ये भी पढ़ लूं, मैं वो भी पढ़ लूं, यूट्यूब पे बहुत फ्री मटेरियल है, हमें पता है ना, चैंटिंग वीडियोस हैं और रैपिड रिवीजन हो रही है। आजकल एक नया कॉन्सेप्ट आया है BTR, बुरी तरह रटो, ये चीज मुझे अब पता चला है, ठीक है, तो ये सब चीजें आ गई हैं मार्केट में। तो ये सब चीजें मैंने तो नहीं की, मैंने सिर्फ मिस्ट पे फोकस रखा। मिस्ट की वहाँ पे डॉक्टर अमित गुप्ता हैं, वो हमारी ऑब्स गायने की फैकल्टी हैं,
ठीक है, वो एक चीज बोलते थे कि ये 19 वर्कबुक्स है ना जो मिस्ट की, वो गेम चेंजर होंगी, और उनकी बात सच है। ठीक है, मैंने एक वर्कबुक को लाइक 200 पेज की, 200 से 250 पेज की एक वर्कबुक होती है हमारी एक सब्जेक्ट की, उसको कम से कम 7 बार ही पढ़ा है, 7 बार ही पढ़ा है। और फार्मा को तो पता नहीं मैंने कितनी बार पढ़ लिया, अनगिनत। और तुझे पता है जनरली श्वेता हमारे ना पैटर्न ऐसा था कि 15 क्वेश्चन आते हैं फार्मा के। इस साल कम से कम 35 to 38 क्वेश्चन थे फार्मा से। और हम FMGs के लिए फार्मा भी थोड़ी डिफिकल्ट है, क्योंकि वो जब एक साल के लिए आती है हमारी फार्मा, मतलब जब हम वहाँ पे अब्रॉड में MBBS करते हैं, उसके बाद हम भूल जाते हैं। तो मैंने ये मेक श्योर किया कि मैं डेली बेसिस पे फार्मा और माइक्रो और कम्युनिटी मेडिसिन को रिवाइज करूँ। ये मेरा मतलब मैं सुबह 5 बजे उठ जाती थी, और 5 से 7 मेरा रहता था कि 1 घंटा फार्मा, फिर ऑल्टरनेट माइक्रो, और 1 घंटा तो कम्युनिटी मेडिसिन करनी ही करनी है। रटना है तो रटना है, ये सारे रट्टे वाले सब्जेक्ट है, इसके अंदर कुछ भी कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ रटना है हमें। तो ये था। तो आप मतलब कुछ ऐसा सजेस्ट करोगे कि इतने घंटे पढ़ना चाहिए? यार देखो, अब अगर मैं ऐसा बोलूँ कि भाई मैं तो 2 घंटे पढ़ती थी, 6 घंटे पढ़ती थी और मैं पास हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। मिस्ट में हमारा ना 8 से 9 तो क्लास ही होती थी, लाइक मॉर्निंग से नाइट। उसके बाद में 45 मिनट्स की ब्रेक लेती थी, सुबह 8 से रात को 9। हाँ, बीच में ब्रेक्स होती थी, बट ऐसे ही था। अब यार देखो, 6 महीने में 19 सब्जेक्ट पढ़ना है, तो मिस्ट वाले भी क्या करें, उनको भी तो पढ़ाना है ना, और फिर रिविजन्स भी होंगे उसके बाद। तो ये तो शेड्यूल था उनका, ठीक है। उसके बाद क्या होता था, मैं 45 मिनट्स का ब्रेक लेती थी, 15 मिनट में खाना खाती थी। और ना मुझे ना, आई एम फ्रॉम अ पंजाबी फैमिली, खाने का बड़ा शौक है, ठूस लेती थी। चावल तो मेरे फेवरेट है, राजमा चावल, कढ़ी चावल यहाँ तक खा लेती थी, उसके बाद सो जाती थी। तो पैथोलॉजी की फैकल्टी है, डॉक्टर कुणाल सर ने ना मतलब एक बार ही बोला, अपने पेट में ना आग लगी रहने दो, कम खाओ और ज्यादा पढ़ोगे। वो चीज पता नहीं मैंने एक बार ही फॉलो की, 2 रोटी की जगह 1 रोटी कर दी, दाल थोड़ी ज्यादा ले लो, दाल खा के नींद नहीं आती। और वो चीज ना गेम चेंजर था मेरे लिए, खाना कम कर देना। फिर मैं रात को 3-4 घंटे और पढ़ लेती थी, और मैं जो भी आज पढ़ाया, जैसे मैम ने 3 घंटे मतलब क्लास हुई, 3 घंटे की क्लास हुई, और बीच में 30 मिनट का या 20 मिनट का ब्रेक मिली, चाय ब्रेक मिली या जो भी है, उसमें ना मैं वो पेजेस पलट लेती थी जो भी पढ़ाया, लाइक कॉफी पीते पीते जो भी है, पीते पीते अपने पेज टर्न कर लेती थी। फिर वो दोबारा से एक माइंड में आ जाता था कि हाँ मैम ने इस पॉइंट पे ये बोला, इस पॉइंट पे ये बोला। उसके बाद रात को 45 मिनट्स की ब्रेक लेने के बाद, 30 मिनट्स का नैप लेने के बाद, 45 में से 15 मिनट खाना, 30 मिनट नैप, ठीक है। उसके बाद मैं जो भी सुबह से शाम पढ़ाया गया उसको कम से कम 3 बार ही रिवाइज करके सोती थी, और फिर सुबह फिर उठ जाती थी, ठीक है। और बस यही मेरी तो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी रिवीजन। हाँ, रिवीजन और रिवीजन, उसके बिना तो मुश्किल है। मतलब मुझे लगता है मैं ये स्पेसिफिकली FMG के लिए नहीं है ये स्ट्रैटेजी, ये हर एक एग्जाम के लिए है। यही सेम स्ट्रैटेजी मैं फॉलो नहीं कर पाई थी अपने नीट UG के टाइम पे। ये सेम स्ट्रैटेजी मैंने अपने भाई को फॉलो करवाई, और ही मैनेज टू गेट अ गवर्नमेंट सीट हियर लाइक इन MBBS। तो और ये सेम स्ट्रैटेजी अब मैंने अपने FMG में की, और यार इसी से ही सिलेक्शन हुई है, मतलब इसी से ही पास हुई हूँ मैं अच्छे नंबर लेके। एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ कि आपने सेल्फ हैंडमेड नोट्स बनाए थे या आप लिख के पढ़ाई करते थे कि कैसे? हाँ, तो ना इसका ये ना सबका डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है। मैं क्या करती थी पर्सनली, हमें मिस्ट वाले ने वर्कबुक्स प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। वो हाफ फिल्ड होती है, हाफ यू हैव टू फिल, ठीक है। तो बस वो मैंने उसके अलावा कुछ भी उसमें ऐड ऑन नहीं किया, मुझे लगा वो मॉडर्न सफिशिएंट है। आई ट्रस्टेड माई सोर्स, ठीक है। लोगों को ना बड़े ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, यार ये क्या है यार, पैथो के तो 200 पेज ही है यार, इतने में थोड़ी हो जाएगा। भाई इतने में ही होगा, 6 महीने में तुम रॉबिन्सन्स पढ़ने पे आ गए ना, बुक्स पे पढ़ने पे आ गए, फिर तो तुम्हारे तो एक सब्जेक्ट भी नहीं हो पाएगा 6 महीने में। तो भाई यार 200 पेज इज इनफ फॉर पैथोलॉजी, ठीक है। जितना वो पढ़ा रहे हैं इट इज मोर देन इनफ। और मुझे लगता है क्योंकि मैंने प्रीवियस 3 ईयर एम्स के भी पेपर सॉल्व किए हैं, और मुझे लगता है एक तुम मिस्ट के नोट्स पढ़ के एक डिसेंट स्कोर तो एम्स में भी ला सकते हो। मुझे नहीं पता कि तुम पास होगे कि नहीं, तुम्हें सीट मिलेगी कि नहीं, पर एक डिसेंट स्कोर जरूर आ जाएगा उसमें। शर्मनाक नंबर नहीं आएंगे मिस्ट के नोट्स के बाद। आपने
बोला कि रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपकी कोई ऐसी स्ट्रैटेजी थी रिवाइज करने की कि आप बस नोटबुक खोल के पन्ने पलट के सब चीजें दोबारा रीड करते थे कि कोई और तरीका था? यार मेरी स्ट्रैटेजी ये थी, मैं ना बोल बोल के पढ़ती हूँ, ठीक है। और जब मैं पढ़ती थी ना, मैं ऐसे इमेजिन करती थी मैं खुद एक टीचर हूँ और मैं फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया होता है, राइट। तो उसमें कौन सी एंटीबायोटिक्स हैं जो हमें ये सिचुएशन में डाल सकते हैं, लाइक क्लिंडामाइसिन होगी, एम्पिसिलिन होगी, ठीक है, ये सारी, ठीक है। और फिर इसका ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, फिडॉक्सामाइसिन, है ना। तो और ये किस अब माइक्रो इंटीग्रेट करते हैं, तो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो ये करवा सकता है, कॉलेस्ट्रीडियम डिफिसिलिन, यही पता है। तो मैं वहाँ पे रुक जाती थी और मुझे पता है, ये मैंने 2 दिन पहले माइक्रो में पढ़ा था कि अरे यार तो कॉलेस्ट्रीडियम डिफिसिलिन मुझे याद होना चाहिए था। मैं वहाँ रुक के क्वेश्चन बना लेती थी अपने आप से कि यार इसमें तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा कि या तो वो ये पूछेंगे कौन सी एंटीबायोटिक खाने से हुआ, या ये पूछेंगे इसने ये खा लिया है इसको ड्रग क्या दोगी, या ये पूछ लेंगे इंटीग्रेट कर देंगे कहानी डाल के कि ऑर्गेनिज्म क्या है। तो मैं ऐसे रुक के एज अ टीचर अपने आप से क्वेश्चन करती थी और फिर रट्टा मारती थी, सेंसिबल तरीके से रट्टा मारती थी, यू कैन से। ओके, सो लास्ट के टाइम पे आपने कितने मॉक टेस्ट दिए थे? यार मैंने इन टोटल 5 मॉक टेस्ट दिए हैं, ठीक है। मैंने फर्स्ट जो दिया था मॉक, वो दिया था अक्टूबर में, वो था प्रेपलेटा का, उसमें मेरा स्कोर था 176। फिर मैंने दिया मैरो का एक मॉक हुआ था, उसमें मेरा स्कोर था 197। और उसके बाद मैंने 3 ही, हमारे मिस्ट इंस्टीट्यूट वालों ने 3 एग्जाम दिए थे, उसमें मेरे स्कोर रहा था 240, 232, और मतलब ऐसे ही था 246, 240, 232 ऐसे स्कोर था मेरा। बट मैं बोलना चाहूँगी ये जो GTs है ना, ये छलावा है। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि मत दो, देना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हें पता, तुम्हारी सिटिंग होनी चाहिए कि तुम बैठ भी सकते हो इतने घंटे की नहीं, बट एग्जाम प्रेशर एक अलग ही चीज है। या तो घर पे बैठ के एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, चाहे जो मर्जी कर लो, उस दिन तो थोड़ा सा तो सिस्टम हिलेगा, हैंग होगा ही होगा तुम्हारा, मतलब दिमाग का सिस्टम, ठीक है। तो मैं मतलब खिलाफ नहीं हूँ GTs के, मैंने खुद दिए हैं, ठीक है, हेल्पफुल हैं। पर GT जब आपने देने हैं ना, तो आपको वो दिन GT का ही देना है। मतलब GT दिया, 5 घंटे लगाए, ठीक है। उसके बाद आपने एनालाइज किया अपनी मिस्टेक्स को कि ये गलत क्यों हुआ। अपनी वर्कबुक खोलो, देखो कि क्या गलती हुई, क्यों गलत हुआ, वो वाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो कोई फायदा नहीं हमने GT दे दिया, अच्छा वाह पास हो गए, चलो भाई छोड़ो आगे बढ़ो, ऐसा नहीं है। उसका फिर कोई पॉइंट ही नहीं रह गया GT देने का। तो ये है, जिस दिन GT देना उस दिन GT दे, मतलब मैं उसको बोलती थी आज मेरा GT डे है, तो मतलब GT मीन्स GT। हाँ, तो ये करती थी। और जो स्कोर है वो कितना स्कोर डिसेंट होगा, और क्या स्कोर इम्पोर्टेंट है? GT में नहीं, GT में नहीं, हाँ, FMG में। हाँ, आपका पासिंग क्राइटेरिया है 150, आपको 150 लाने हैं और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। फिर भी पास परसेंटेज इस साल की 19.25% है। 40,000 कैंडिडेट में से 7,700 ही पास कर पाए, ठीक है। तो कुछ लोगों को लगता होगा कि लक गेम है, हाँ ठीक है यार, 10-20 नंबर की चलती है लक गेम, बट ऐसा नहीं है कि तुम्हारी लक से 150 नंबर आ जाएंगे। तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, उसका कोई स्केप ही नहीं है। ओके, सो मतलब ये है कि इतना आना चाहिए, हाँ। पर अगर ज्यादा मार्क्स आएंगे तो कोई एडवांटेज है? हाँ, देखो 165, आई डोंट नो, 55 परसेंटेज ऐसा कुछ मैंने सुना है, आई एम नॉट श्योर, मैं गलत भी हो सकती हूँ। अगर तुम्हारे इससे ऊपर नंबर होते हैं ना, तभी तुम एम्स, वो एनसेट जो भी होता है ना, एग्जाम दे सकते हो। तो तुम एलिजिबल नहीं रहते अगर उससे कम नंबर है। पास तो हो, इंटर्नशिप मिल जाएगी, बट आप एम्स के लिए एलिजिबल नहीं रहते। मुझे जो ज़्यादा क्वेरीज आई हैं वो ये आई है कि फार्मा और माइक्रो कैसे करते थे। तो जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, मेरा ये रहता था, मुझे रोज़ 1 घंटा मैं करती थी, मतलब पढ़ती रहती थी, और मुझे नहीं लगता और किसी तरीके से फार्मा और माइक्रो को किया जा सकता है, ठीक है। और मुझसे दूसरा जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि फार्मा और माइक्रो में सोर्स क्या था, मेरा सोर्स वही था, मिस्ट ही था, मिस्ट के नोट्स ही मेरे सोर्स थे, ठीक है। मैंने अब तक किसी भी सब्जेक्ट में सोर्स चेंज ही नहीं किया। आई ट्रस्टेड माई सोर्स, और मैंने टीचर्स की बात को सीरियसली लिया, ठीक है। और आई थिंक ये उसी का रिजल्ट है जो मेरे इतने मार्क्स आए हैं। आप अभी प्लान कर रहे हो PG का आगे? हाँ, मतलब एक बारी इंटर्नशिप में घुस जाए, फिर पढ़ना स्टार्ट करेंगे, फिर वही जो पेपर सामने आएगा देंगे, कोशिश तो करेंगे, देखते हैं बाकी। जिसने FMG एग्जाम दिया उसका क्लियर नहीं हुआ, तो आप उनको कुछ कहना चाहते हो? यार मैं ये बोलूँगी, जो इस बार का पेपर था ना, वो ना
टोटली इररेलेवेंट एग्जाम था अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। वन लाइनर्स थे और कहीं से भी कुछ भी उठा के डाल दिया, ठीक है। जो एक्सपेक्ट किया था, जैसे ऑब्स गाइना में मैं एक्सपेक्ट कर रही थी इंपॉर्टेंट लाइक ऑब्स आएगी बहुत सारी, मोलर एक टॉपिक, ये तो आते ही आते हैं ना, पीजी वगैरह में भी आते हैं, ठीक है। ये सब आना चाहिए, तो क्वेश्चंस ही नहीं आए, उन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि क्लिनिकल पहले, प्री क्लिनिकल पहले होता था पार्ट 1 में, क्लिनिकल बाद में आते थे हमारे, उन्होंने अब ये स्विच कर दिया। मुझे लगता है कि लोग धीरे धीरे ना हमें नेक्स्ट की तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट भी आई थिंक ऐसे ही होगा, ठीक है। और जिनका नहीं हुआ है अभी भी आपके पास 120 डेज हैं लगभग, ठीक है। और आप अपनी सोर्स को ट्रस्ट करो, मैं ये नहीं कह रही सोर्स चेंज करो, मैं ये कह रही हूँ जो भी सोर्स था उसको ट्रस्ट करो और उसी चीज को बार बारी लाइक मिनिमम आपको 4 टाइम्स तो रिवाइज करने ही करने अपने नोट्स। मुझे लगता है 100% में से 70% आपको देना चाहिए आपके नोट्स को रिवाइज करने में, 30% टाइम आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में देना चाहिए। और लाइक थर्ड मोस्ट कॉमनली आस्क्ड जो क्वेश्चन है मेरे, जो मुझसे पूछ रहे हैं लोग, वो है कि मैंने क्या PYQs का कैसे किया। हाँ, मैंने मैरो यूज, जैसे कि मैंने बताया कि QBank मैंने यूज किया था मैरो का, ठीक है। उसमें मैंने FMG के 5 years सारे किए थे, हर सब्जेक्ट के एक बार, मतलब एक बार कर लिया था। और एम्स के प्रीवियस 3 years और नीट PG 3 years मैंने सॉल्व किए थे, ठीक है। और मुझे लगता है उससे मेरा काफी कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। जब आपको कंटेंट याद होता है ना, आपसे क्वेश्चंस बड़े आसानी से हो जाते हैं। जब आप एम्स लेवल के क्वेश्चंस सही कर देते हो ना विद द सेम एक्सप्लेनेशन जो मैरो में दिया है, कुछ एक तो होता है तुक्का लग गया, एक होता है विद सेम एक्सप्लेनेशन कि हाँ यार मेरा भी यही थॉट प्रोसेस था, तो वो ना खुशी अलग होती है कि यार एम्स का सॉल्व हो गया तो FMG भी हो जाना चाहिए। तो एक है, और मुझे लगता है ज्यादा तो नहीं, 5-6 क्वेश्चन से तो डायरेक्टली ये एम्स और नीट PG से उठ के आए हमारे। ये हर साल आते थे? हाँ, मतलब ऐसा है ये, मतलब मेरे सीनियर्स ने मुझे एडवाइस किया था कि ये पेपर तो करने है, तो ये मैंने किया था जब 20 डेज रह गए थे एग्जाम से। तो मेरा मेन प्राइम फोकस फिर MCQ हो गया था, क्योंकि मुझे उस टाइम पे ऐसा लगने लग गया था कि हाँ मुझे लाइक 6-7 बारी कर लिया वर्क बुक्स को, तो मतलब आई एम गुड टू गो, अब मुझे MCQs पे फोकस करना चाहिए। तो फिर मतलब स्टूडेंट को ज्यादा फोकस MCQ पे करना चाहिए कि थ्योरी पे? मुझे लगता है थ्योरी, लाइक 70% आपको अपना टाइम थ्योरी पे ही देना। एंड डेज में भी? हाँ, मतलब पता है एंड डेज में मैंने ना एक सब्जेक्ट को कर ले, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आज मैं उठी 5 बजे उठी, पहले 2 घंटे तक फार्मा और माइक्रो तो करनी है, ठीक है। उसके बाद मैं फॉर एग्जांपल एनाटॉमी कर रही हूँ, तो पूरा 7 बजे तक मैं करती थी एनाटॉमी, पढ़ती थी पूरे वर्कबुक्स को, पेज पलटती थी, पढ़ती थी, ठीक है। उसके बाद 1 घंटे की ब्रेक लेती थी, उसमें मैं खाना खाती, डिनर और नैप लेती थी। उसके बाद 8 से 12 मैं MCQ सॉल्व करती थी। तो ऐसे ही करते करते मेरे एक बारी एग्जाम से एक पहले सारी वर्कबुक्स पे ना नजर, मतलब निगाह चली गई, और वो मेरे लिए आई थिंक प्लस था, एक मतलब प्लस था। उसमें 2 दिन माइनस कर दे, क्योंकि फार्मा माइक्रो तो मेरी लाइक स्टार्टिंग से ही चल रही है, एक घंटे में, तो मैंने उसको ऐसे इंक्लूड नहीं किया फार्मा माइक्रो को, एक पर्टिकुलर डे नहीं देना पड़ा। तो फिर जैसे मेरे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे, जैसे कि कम्युनिटी मेडिसिन थोड़ा बिग सब्जेक्ट है, गायना, ठीक है, तो मैंने उनमें 2-2 दिन ऐसे दे दिए थे, क्योंकि मेरे 2 सब्जेक्ट तो ऐसे ही मैं कवर कर रही थी, फार्मा और माइक्रो। तो जो MCQs अगर आपसे नहीं हुए या कोई टेस्ट है उसमें वो MCQ आपसे गलत हो गया, तो आपने कुछ सेपरेट नोटबुक वगैरह बनाई थी? नहीं यार, मैंने कोशिश की थी, बट नहीं, मतलब मैंने थोड़े बहुत क्वेश्चंस, मैंने बहुत लिमिटेड उसमें रही, क्योंकि मुझे मेरे माइंड में ये चीज क्लियर था कि अगर मैं ज्यादा रायता फैलाऊंगी ना, बाद में मेरे से रायता साफ नहीं होने वाला। तो फिर जैसे आपने कुछ गलत किया तो आपको याद कैसे रहेगा कि ये मैं उसको उसी टाइम पे रिव्यू करती थी कि हाँ, और तो अपने करंट नोट्स में लिख लिया उसको? हाँ, मतलब जैसे कोई एक नई, बिल्कुल ही नई चीज आ गई, ठीक है, ये तो जैसे हमारे नोट्स में है नहीं, ऐसा नहीं है कि हर चीज ही नोट्स में होगी है ना, तो वो चीज को मैं लाइक लिख लेती थी अपने नोट्स में कि मुझे ये याद रखना है। या कोई एक चीज है जो मुझसे कॉन्स्टेंटली गलत हो रही है, हर पेपर में गलत हो रही है, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उसको मैं स्पेशली एक अलग पेन से ग्रीन मार्कर से मार्क कर देती थी कि भाई ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो मेरा एंड डे तक ये था, वर्कबुक्स पे मैं रही हूँ और साथ साथ वो किया, MCQs किया। लास्ट 2 डेज में मैं बहुत सैचुरेटेड हो गई थी कि अब हो गया वर्कबुक्स, तो लास्ट 2 डेज में मैंने ना पैसिव लर्निंग स्टार्ट कर दी, जैसे कि यूट्यूब पे जो वो होती है ना इम्पॉर्टेंट
इमेजेस या रिकॉल क्वेश्चंस थे पीजी और एनसेट के, ये सब देख के मैं पैसिव लर्निंग कर रही थी इन दोनों दिनों में। ओके, मतलब अगर कोई स्टूडेंट है जिसने अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया है और अब उसको एग्जाम देना है जून में जो है, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको तो मेरे ख्याल से जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया उनको तो मेरे ख्याल से कोचिंग की एक सख्त ज़रूरत है, ठीक है। मुझे लगता है उनको मिस्ट ऑनलाइन ज्वाइन कर लेना चाहिए, उनके नोट्स बहुत क्रिस्प और कॉन्साइज है और बस उस पर प्राइम फोकस रखना चाहिए, ठीक है। इधर तो उधर अभी 3 महीने जो है उसमें उनकी क्या स्ट्रेटेजी है? रिवाइज और रिवाइज। तो इज इट पॉसिबल टू क्लियर द एग्जाम? हाँ बिल्कुल, अगर मैं कर सकती हूँ तो मुझे लगता है दुनिया का कोई भी बंदा कर सकता है क्लियर एग्जाम। हाँ, बस थोड़ा सा डेडिकेशन दिखानी पड़ेगी, ठीक है। सैक्रिफाइस करना पड़ेगा बहुत कुछ, ठीक है। तुम्हारी शक्ल से बेशक्ल हो जाओगे यार, बाल वाइट हो गए, ठीक है, मोटे हो जाओगे, ठीक है। तुम किसी भी मतलब घर वालों से एकदम दूर, ठीक है, मतलब बस पढ़ रहे हो, चेयर पे बैठे हो, कोई इंस्टाग्राम नहीं, कोई कुछ नहीं है, मतलब थोड़ी सी सैड लाइफ हो जाएगी, बट यार इट इज़ वर्थ इट। जब ये रिजल्ट आता है ना और नाम के सामने पास लिखा होता है, मतलब वो फीलिंग ही सरियल है। मतलब मैं अपने पापा के सामने मैंने अपना रिजल्ट खोला और मैंने अपने पापा को ना जब रोते हुए देखा ना, मतलब वो खुशी अलग थी कि हम लोग नीट मतलब एडमिशन नहीं हुई गवर्नमेंट में, कैसे बाहर गए, कैसा 6 साल वनवास किया हम लोगों ने, और उसके बाद जो टारगेट था, यही एटमोस्ट गोल था हमारा, FMGE क्लियर करना, मतलब फर्स्ट हर्डल था ये हमारा, तो ये क्लियर करना वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में एक बहुत बड़ी बात है। मतलब हाँ, तो मैं यही बोलूँगी डेडिकेटेड हो, और अगर आप सच्ची मेहनत कर रहे हो ना तो भगवान नीचे आके आपका साथ देगा। और यार किसी का भी बुरा मत करो, किसी कुछ भी नेगेटिव थॉट्स मत लाओ, ठीक है। हमेशा थैंकफुल रहो और भगवान को मानो यार, मतलब सर झुकाओ। मतलब मेरी मम्मी कहती है झुके पेड़ को ही फल लगते हैं, ठीक है। तो ये बात मेरे माइंड में ना बहुत ज़्यादा घुस गई, और मैं जब भी थोड़ा डीमोटिवेटेड फील करती थी तो मैं YouTube पे जाके ना हनुमान बाण बहुत सुनती थी लोफी वर्जन पे, तो मुझे वो अलग तरीके की एनर्जी मिलती थी। उसके बाद तो चाहे मुझे 25 घंटे पढ़वा लो, ऐसे हो जाती थी मैं, इतनी चार्ज अप हो जाती थी। और हाँ, मुझे लगता था कि मैं खाना खाने के बाद थोड़ी सुस्त हो जाती हूँ, तो मैंने खाना ही खाना कम कर दिया। मुझे एंजाइटी इश्यूज हो रहे थे और एंजाइटी मेरे खाने से ही ठीक होती है, तो मैं सुबह सुबह तो खाती रहती थी, मंच करती रहती थी, चिप्स खा लिया, नूडल, मतलब मैंने बहुत जंक खाया यार, ठीक है जो भी है, ठीक है। तो मैं खाती रहती थी, पढ़ती रहती थी, खाती रहती थी, पढ़ती रहती थी, रात को नहीं खाती थी कम बिल्कुल कि नहीं। मुझे मतलब ब्लैक कॉफी के मैं इतनी रेजिस्टेंट हो गई ना कि मतलब मैं 4 पी लूं उसके बाद भी मुझे नींद आ जाए, ऐसा था। और मेरी जो स्लीपिंग शेड्यूल था वो था, मैं 12 बजे सो जाती थी, 4:50 पे उठ जाती थी सुबह के, ठीक है। 10 मिनट में 4 घंटे, हाँ मतलब 5 घंटे हो गए वही अप्रॉक्स। तो उठ के और बीच में कब कितने महीने तक कंटिन्यू था ये? थ्रू आउट रहा है मेरा 6 महीने। मैंने जुलाई में जो कर लिया था, मतलब मैं अगस्त में इंडिया आई हूँ वापस, और 6 महीने कंटिन्यूअस कोचिंग थी। हाँ, मतलब नवंबर में मैं फ्री कर दिया था, ठीक है। तो दिसंबर जनवरी हम फ्री थे, खुद ही पढ़ रहे थे, और मिस्ट वाले तुम्हारे थ्रू आउट साथ में रहेंगे, ठीक है। कोई भी चीज़ हो तुम डायरेक्टली टीचर्स को कांटेक्ट कर सकते हो, अपने व्हाट्सएप नंबर दे देते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो वो तुम्हें डेफिनेटली हेल्प करेंगे। और मैं ये नहीं बोल रही कि मिस्ट ही बढ़िया है, ऐसा नहीं बोल रही, ठीक है। मिस्ट और मैरो मेरे लिए दोनों बहुत बढ़िया चीज़ है, बट मुझे लगता है मेरे में सेल्फ डिसिप्लिन की थोड़ी कमी थी। मतलब मैं इतना वाइंड अप नहीं कर पाती मैरो। अब मेरा जो सोर्स, अब पहले मैं मिस्ट से ही अपना फिर से रिवाइज करूँगी एक बड़ी सब्जेक्ट 1 महीना लगा के, उसके बाद फिर मैं मैरो, मेरा प्लान एक्सपायर हो गया तो उसको रिन्यू कराऊंगी, और फिर मैं पीजी की तैयारी मतलब दोनों को ही यूज़ करके करूँगी, क्योंकि अब थोड़ा सा वास्ट चाहिए हमें। बट FMG के लिए और FMG PG कुछ के लिए भी अगर आपको डिसेंट स्कोर करना है तो मिस्ट इज रियली हेल्पफुल। अगर मैं मार्क्स आउट ऑफ 100 बात करूँ ना, मिस्ट 100 आउट ऑफ 100 है। मिस्ट इज डायमंड और मैरो इज प्लैटिनम। मैं उसको नंबर दूंगी 105 में से 100, उसका कोई मुकाबला नहीं। मतलब दोनों ही अपने आप में अलग चीजें हैं, और दोनों को ही मतलब मेरा सक्सेस का मतलब क्रेडिट मतलब दोनों ऐप्स को जाता है। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर पूर्वा, आपने इतना इंसाइटफुल तरीके से सब कुछ बताया, एंड इट वाज रियली अ ब्रेव डिसीजन ऑफ योर्स टू गो
एंड फाइनली आप सक्सेसफुल हो चुके हो। कैसा लग रहा है आपको, मतलब अभी घर पे कैसा माहौल है? मेरी मम्मी पापा आज जाके शांत हुए हैं। ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं होगा उन्होंने फोन ना किया हो, ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं होगा जिन्होंने फोन ना किया हो। जिनको डाउट था मेरे पे, कुछ थे लोग, मुझे उनसे कोई कंप्लेंट्स नहीं। अब बहुत लोगों ने मना किया था कि मत जाना बाहर, ठीक है। बस मेरे पेरेंट्स ही साथ में थे कि तू जा बाहर जा और डॉक्टर बन के आ। बस उन्होंने, मेरे पेरेंट्स ने मेरे पे विश्वास किया, मेरे पे पैसा लगाया, मैंने उनको बस ये पे बैक किया पास होकर। बस जो भी हुआ उनकी ब्लेसिंग्स के कारण। हार्ड वर्क तो ऑफ कोर्स पढ़े तो हैं हम भी, बट जो मैं यही बोलूँगी कि मेरा जो भी क्रेडिट है मेरे पेरेंट्स को, फिर भगवान को, मतलब मेरी फैमिली, मेरे मतलब फिर गॉड, और फिर मेरे टीचर्स हैं जो बस, और मेरे कुछ दोस्त हैं जो थ्रू आउट मेरे सपोर्ट पिलर्स थे उनको, और कुछ अच्छे सीनियर्स हैं। मतलब मैं उनको मेंशन करना ही चाहूँगी। डॉक्टर आदित्य शर्मा, बहुत मतलब उन्होंने थ्रू आउट बहुत अच्छा गाइड किया। डॉक्टर पविराज थ्रू आउट, जब भी रात को 2 बजे भी मुझे समझ नहीं आ रहा होता था, भैया ऐसे करके मैसेज कर देती थी और उनका आ जाता हाँ जी। तो मतलब बहुत अच्छा, मतलब एक लक्षा दीदी है, उनको तो मैं डॉक्टर नहीं बोलने वाली क्योंकि मेरे मुंह से निकलता ही नहीं है। मतलब वो मेरे लिए मतलब मेरी बहन जैसी है, तो मतलब वो भी थ्रू आउट उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। इन लोगों को लगता था कि मैं, यही लोग थे जो बोलते थे यार तू 200 से ऊपर निकाल लेगी नंबर। मुझे थ्रू आउट फील नहीं हुआ कि मतलब मैं इतना अच्छा स्कोर कर लूंगी फर्स्ट अटेम्प्ट में, बट ये लोग हमेशा बोलते थे, तो शायद इन लोगों की मुंह की बात ही सच्ची हो गई। बस बाकी सबकी ब्लेसिंग्स है, और किसी का दिल मत दुखाना यार, ठीक है। पॉजिटिव रहो, कुछ भी नेगेटिव सोच मत रखो। बहुत सारे लोग तुम्हें अभी बोलेंगे जून अटेम्प्ट टफ आती है, जो भी है बहुत टफ आती है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके अगर आपका कंटेंट आपको याद है ना, नोट्स याद है आपको, कोई भी सोर्स है, चाहे वो मिस्ट है, प्रेप, अगेन मैं बोल रही हूँ मैरो, ठीक है, अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ा है, मैं श्योर कर सकती हूँ 180 to 170 क्वेश्चंस तो आपके नोट्स में से ही होंगे। 120 तो चलो ठीक है, वो डिफिकल्ट डालेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, तो आप 120 में से तो यार 30 तो तुक्के भी लगने चाहिए ना, इतनी तो मैथ्स प्रोबेबिलिटी भी कहती है, ठीक है। तो पास तो तुम हो ही जाओगे। कंटेंट पे फोकस करो, ठीक है, बढ़ाओ मत चीज़ों को छोटा ही रहने दो, मतलब लिमिटेड रहने दो, और उसको बार बार ही पढ़ो तो ही सिलेक्शन होगी। बस ये मेरी एडवाइस थी। आई होप ये सबके यूजफुल हो और अगली बार सब पास हो जाए। जो पास नहीं हुए वो तो पक्का, मतलब मैंने बोल दिया है, पास होंगे ही होंगे, ठीक है। और जिनका ये फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है जून जुलाई का, बस फार्मा, पीएसएम और माइक्रो ये छोड़ना मत, सब्जेक्ट्स कर लो, पढ़ते रहो, हो जाएगा। अगर आपने अपनी जिंदगी में कभी भी किसी भी पॉइंट में मेहनत किया है ना, वो कभी भी वेस्ट नहीं जाती। मैं इस चीज़ को बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ, और बस अगर आपने सच्ची मेहनत की है आपको फल ज़रूर मिलेगा। हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ा रुक के मिले, हो सकता है कुछ लोगों को अभी के अभी मिल जाए, पर मिलेगा ज़रूर। तो उस भगवान से विश्वास मत उठाना, उनको कभी कंप्लेंट मत करना। वो आपको क्या पता आपको बहुत प्रेशराइज कर रहा है ताकि आप एक डायमंड बन जाओ। तो बस प्रे और रीड, बस मैं यही बोलूँगी। आई रियली प्रे कि ये जो जून अटेम्प्ट है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, आई होप ये जो भी बातें हैं, मेरी जो भी स्ट्रैटेजीज हैं, आपके काम आए और आप भी बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाओ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। इस चैनल पे और भी मैं इंटरव्यूज लूंगी रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।